हेलो एवरीवन, हम स्टार्ट करते हैं आज पहला लेक्चर 12th क्लास का। 12th क्लास में हमारे पास पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक। और इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। देखिए हमारे पास 12th में जो एनसीईआरटी को अगर हम देखें तो उसमें एनसीईआरटी में हमारे पास दो पार्ट हैं। तो पहले पार्ट में हमारे पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटर सर्किट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म, ईएमआई और एसी। ये पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का पार्ट है। किसका पार्ट है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है। दूसरा पार्ट जो है एनसीईआरटी का, उसमें है रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स, जिसमें एटम, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, ठीक है। तो वो सेकेंड पार्ट हो गया। तो ये दो हमारे पास बाइफर्गेशन हो गए एज पर एनसीईआरटी। हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में बेसिकली इसके नाम को ही अगर हम देखें तो इलेक्ट्रो दैट इज रिलेटेड विद चार्ज, ओके, एंड स्टैटिक, स्टैटिक मतलब जिसमें चार्ज क्या हो? रेस्ट में हो। चार्ज रेस्ट में हो, वही प्रॉपर्टी हमें इस चैप्टर में डील करनी है, जिसमें चार्ज क्या हो? रेस्ट में। चार्ज समझते हैं ना, चार्ज हम जैसे 11th क्लास तक हम इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ के आते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों के बारे में देखा होता है, जिसमें हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन के पास में नेगेटिव चार्ज होता है -1.6 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन के पास में उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻90 कूलम, वो प्लस में होता है, ठीक है। और न्यूट्रॉन जो होता है न्यूट्रल पार्टिकल होता है। तो एक मोटा मोटी हमारे दिमाग में रहता है कि हाँ, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल है। लेकिन हम इससे भी पीछे जाके बात करते हैं कि लोगों ने पहली बार, है ना, साइंटिस्ट लोगों ने पहली बार कैसे इसके बारे में स्टार्ट किया कि चार्ज होता है या नहीं होता है। क्या ऐसी चीज़ थी, क्या ऐसी मजबूरी थी जिससे ये डिफाइन करना पड़ा कि हाँ, इस बॉडी के पास में चार्ज है। समझ रहे हो कि चार्ज है, वो क्यों डिफाइन करना पड़ा? वो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ के, फिर चार्ज रेस्ट में होगा तो उसकी कौन सी प्रॉपर्टीज है, एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा रहा है, वो फोर्स का वैल्यू कितना है ना, उसकी वजह से फिर उसमें एक्सेलरेशन, मोमेंटम वगैरह चेक कर सकते हैं। लेकिन हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज को रेस्ट में रख के उसकी बेसिक प्रॉपर्टी डील कर रहे हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम चार्ज के बारे में बात करें, ठीक है। तो चार्ज के बारे में सबसे पहले जो बताया वो बताया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, है ना, 1700 के आसपास, ठीक है, 1700 और 1710 के बीच में, हाँ, उन्होंने बताया। क्या बताया? उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, बेसिक एक्सपेरिमेंट, जिससे ये सोचने पे मजबूर होना पड़ा कि यार देयर इज समथिंग लाइक चार्ज, कि चार्ज जैसा कुछ है। क्या एक्सपेरिमेंट था? जैसे देखिए, मान लो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक रॉड ली, समझ रहे हैं, ये रॉड उन्होंने ले ली, ठीक, ओके। और ये जो रॉड ली उन्होंने, ये ली प्लास्टिक की, किसकी ली? प्लास्टिक की रॉड, ठीक है। इस प्लास्टिक की रॉड पे इन्होंने क्या किया, इस प्लास्टिक की रॉड को ये एक फर, FUR, फर समझते हो? फर होता है एक तरह से, ये कह सकते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं, उनके जो हेयर्स होते हैं, बाल होते हैं, उनसे बना हुआ होता है फर। वो मटेरियल जो है वो फर कहलाता है, ठीक है। तो एनिमल स्किन भी कह सकते हैं एक तरह से, ठीक है। तो प्लास्टिक की रॉड ली, ठीक है, ऐसी दो रॉड ले ली हमने, ठीक। इस रॉड का नाम दे दिया A, इसका नाम दे दिया B। अच्छा, ये भी प्लास्टिक की रॉड है, ठीक है ना। अब क्या किया, पहले इन दोनों प्लास्टिक की रॉड में से एक रॉड को ऐसे हैंगिंग पोजीशन में ला दिया, ये हैंगिंग पोजीशन में ला दिया, ठीक है, ये हैंगिंग पोजीशन में ला दिया, ठीक, ऐसे लटका दिया एक रॉड को। और दूसरी रॉड इसके पास में लेके आए, ठीक है, और देखा कि इनके बीच में कुछ भी इंटरेक्शन नहीं है। इंटरेक्शन का मतलब समझे? इंटरेक्शन मतलब फोर्स नहीं है। एक तरह से एक रॉड को दूसरी रॉड के पास लाए, उनको कोई फोर्स फील नहीं हुआ, ठीक, चलो ठीक है साहब। अब दूसरी बात, फिर उन्होंने क्या किया कि ये जो दोनों रॉड हैं, इन दोनों रॉड को फर पे घिसा, फर है ना, ये है ना, फर का कोई कप ले लिया वो मटेरियल, ठीक है, और फर पे, मान लो ये फर है ना, इस फर पे दोनों रॉड को ऐसे घिस दिया,
पहली रॉड को घिस दिया और फिर ऐसे दूसरी रॉड को घिस दिया, दोनों रॉड को फर पे घिस दिया। दोनों रॉड को फर पे घिसने के बाद एक तो ये यहाँ है ही ऐसे हैंगिंग पोजीशन में, ठीक है, और दूसरी वाली प्लास्टिक की रॉड को जब इसके पास लेके आते हैं, है ना, दूसरी वाली प्लास्टिक की रॉड को जब इसके पास लेके आते हैं तो देखा कि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करती है। क्या करती है? रिपेल। इस पे फोर्स लगा इधर, इस पे फोर्स लगा इधर, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रही। यहाँ पे दोनों के बीच में एक फोर्स आया जिसको हमने कहा कि एक दूसरे को रिपेल कर रही है, ठीक है, रिपल्शन का फोर्स आया, ठीक। एक रॉड दूसरी रॉड को रिपेल कर रही है, एक रॉड दूसरी रॉड को रिपेल कर रही है, ठीक है साहब। उन्होंने कहा कि पहले जब फर पे इसको रगड़ा था, है ना, उससे पहले, फर पे रगड़ने से पहले तो उस पर कोई फोर्स नहीं था, लेकिन अब फर पे रगड़ने के बाद में इस पे क्या आया है? फोर्स। लेकिन अगर शक्ल देखें दोनों रॉड की तो फर पे रगड़ने से पहले भी वैसी ही दिख रही थी और बाद में भी वैसी ही दिख रही थी, है ना, मतलब उसकी फिजिकल अपीयरेंस में ये रॉड जैसी दिख रही थी, उसमें तो कोई चेंज नहीं लगा उनको। लेकिन पहले तो अट्रैक्ट रिपेल नहीं कर रही थी, लेकिन अब बाद में क्या कर रही है? रिपेल कर रही है। तो उन्होंने कहा यार कुछ तो चेंज हुआ है, कुछ तो चेंज हुआ है, माइक्रो लेवल पे हुआ है, ऐसा हुआ है कि जो हमें दिख नहीं रहा है। हाँ, रॉड दोनों एक जैसी नजर आ रही है, रॉड दोनों एक जैसी नजर आ रही है, लेकिन अब पहले तो रिपेल नहीं कर रही थी, अब रिपेल कर रही है। तो उन्होंने इसको सोचा कि भैया ये रिपेल क्यों कर रही है, ठीक है। तो उन्होंने और एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया। आगे बढ़ा के क्या किया उन्होंने? ये जो रॉड है, कौन सी? प्लास्टिक वाली, ठीक है, ऐसी एक और रॉड ले ली, ये प्लास्टिक की रॉड, ठीक है, ये प्लास्टिक की एक और रॉड ले ली ऐसे, ठीक है, और इसको फर पे ही रगड़ के लाए। ये फर पे इस प्लास्टिक की रॉड को, जैसे इसको सी कह देते हैं, ठीक है, इसको फर पे रगड़ के ऐसे लटका दिया। एक दूसरी रॉड और ले ली, ठीक, और उस रॉड को डी कह दिया। क्या कह दिया? डी, है ना। और ये है ग्लास की, किसकी है ये? ग्लास की, ठीक है। और इसको किस पे रगड़ के लेके आए? इसको रगड़ के लेके आए सिल्क पे। सिल्क रेशम टाइप हो गया, कपड़ा हो गया, ठीक है। इस ग्लास की रॉड को सिल्क पे रगड़ा है इन्होंने और इसको इसके पास में लेके आए। और जैसे ही लेके आए ना, तो इन्होंने क्या देखा? ये एक दूसरे को क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। क्या करती है ये? अट्रैक्ट। एक दूसरे को क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। तो भाई पहले तो रिपेल कर रही थी और इस रिपल्सन को समझने के लिए एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया। आगे बढ़ा क्या किया? एक ग्लास रॉड ली जिसको सिल्क पे रगड़ के लेके आए और अब देखा कि ये तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। और उनका अभी तक तो रिपल्शन समझ में नहीं आया था, अब ये अट्रैक्शन और बीच में आ गया है, इसको भी समझना पड़ेगा, है ना। लेकिन इससे कुछ उनको क्लियर हुआ, उनको ये क्लियर हुआ कि यार यहाँ पे दोनों ही प्लास्टिक थे और दोनों को फर पे रगड़ के लाए थे, जबकि यहाँ पे एक प्लास्टिक है और एक क्या है? ग्लास है। और एक को प्लास्टिक को तो फर पे रगड़ के लाए और ग्लास को किस पे रगड़ के लाए? सिल्क पे रगड़ पे लाए, ठीक है। और यहाँ पे अट्रैक्शन आया। तो यहाँ पे उन्होंने एक कंसेप्ट दिया। कंसेप्ट क्या दिया? कि जब हम इन रॉड्स को प्लास्टिक या फर पर रगड़ते हैं तो इनके पास में आ जाता है चार्ज। क्या आ जाता है? चार्ज। कि इनके पास में चार्ज आ गया। ये पहली बार उन्होंने कहा कि इनके पास चार्ज आ गया। अब चार्ज कैसे आ गया? देखो, चार्ज आ गया कहना क्यों जरूरी है? क्योंकि फिजिकली तो अपीयरेंस में कोई चेंज नजर नहीं आ रहा है। फिजिकली तो रॉड जैसी पहले दिख रही थी वैसे अभी दिख रही है, लेकिन फिर भी कुछ चेंज तो आया है, कुछ चेंज तो आया है, इसकी वजह से ये सारा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि ये जो चेंज आया है उसको, माइक्रो लेवल पे जो चेंज आया उसको उन्होंने कहा कि इस पे चार्ज आ गया। अब चार्ज कैसे आ गया? चार्ज को उन्होंने बताया, अच्छा उस वक्त तक जो 1700 तक जो नोन था वो था इलेक्ट्रॉन। क्या नोन था? इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन वगैरह की उस वक्त पिक्चर नहीं थी, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में नहीं जानते थे लोग, लेकिन इलेक्ट्रॉन के बारे में लोगों को मालूम, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जब हम ये जो प्लास्टिक की रॉड है ना, इसको फर पर रगड़ते हैं तो फर से इलेक्ट्रॉन किस पे ट्रांसफर हो जाते हैं? प्लास्टिक पे ट्रांसफर हो जाते हैं। अब चूंकि हमें मालूम है कि पहले दोनों रॉड न्यूट्रल थी और इलेक्ट्रॉन कैसा पार्टिकल होता है? इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव पार्टिकल, है ना, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव पार्टिकल के इधर जाने से, कहां से? फर से जाने पे, कहां? फर से प्लास्टिक पे गए कौन? इलेक्ट्रॉन। फर से प्लास्टिक पे गए क्या? इलेक्ट्रॉन। तो इधर आने से इस पे इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ गई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो कहा कि इस पे नेगेटिव चार्ज अपीयर हो गया। किस पे?
प्लास्टिक रॉड पे, किस पे? प्लास्टिक रॉड पे नेगेटिव चार्ज अपीयर हो गया, ठीक है साहब। और इधर उन्होंने कहा कि चलो इस पे ये फर से इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, तो ये प्लास्टिक पे आ गया क्या? नेगेटिव चार्ज, ठीक है। लेकिन यहां उल्टा हुआ, यहां पे ग्लास से इलेक्ट्रॉन चले गए सिल्क पे। ग्लास से इलेक्ट्रॉन कहां चले गए? सिल्क पे। ग्लास से जब इलेक्ट्रॉन सिल्क पे चले जाते हैं, ग्लास से जब इलेक्ट्रॉन सिल्क पे चले जाते हैं तो ग्लास पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? डिफिशियंसी, कमी हो गई। उसकी जब डिफिशियंसी हो जाती है तो जब इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं तो पहले जैसे न्यूट्रल थी बॉडी, तो जितना उस पर प्लस था उतना ही क्या था? माइनस। अब उसमें से माइनस मतलब कि इलेक्ट्रॉन निकल के चले गए, तो मेजोरिटी किसकी हो गई? प्लस की। तो ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गई, इसलिए उन्होंने कन्वेंशनली इसको पॉजिटिवली चार्ज कहा कि ये पॉजिटिव चार्ज आ गया किस पे? ग्लास पे। क्लियर? अब उन्होंने दो चीजें कही कि देखो ये भी माइनस का और ये भी माइनस का है ना, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, ठीक है। तो यहां पे उन्होंने कहा कि दोनों माइनस के हैं, तो माइनस माइनस को क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है। माइनस माइनस को क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है। और यहाँ पे एक माइनस का और दूसरा क्या है? प्लस का। तो माइनस और प्लस एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे दो चीजें उन्होंने कह दी, है ना। जैसे फिर यहाँ पे डिफाइन की गई, क्या डिफाइन की गई? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की प्रॉपर्टीज डिफाइन की, ठीक है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने अच्छा ऐसा नहीं कि ये दो एक्सपेरिमेंट ही किए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, है ना। फर्दर उन्होंने दो ग्लास रॉड को पास में रख दिया। अब देखो दो ग्लास रॉड को जब सिल्क से रगड़ के लाएंगे तो दोनों पे क्या होगा? प्लस प्लस। तो वो भी क्या करने लगी? रिपेल करने लगी। वो भी क्या करने लगी? रिपेल करने लगी। दो प्लास्टिक की रॉड लाए तो वो भी क्या करने लगी? रिपेल करने लगी। लेकिन एक प्लास्टिक और एक ग्लास की रॉड लाए तो वो क्या करने लगी? अट्रैक्ट करने लगी। और दूसरा कोई कॉम्बिनेशन निकल के नहीं आया। तो उन्होंने यहाँ पे दो चीज कही। हम पहला पॉइंट ही यही लिखेंगे, क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, कि चार्ज की क्या प्रॉपर्टीज है। उन्होंने कहा देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, दो तरह का चार्ज है। कैसा भैया? पहला तो उन्होंने कहा पॉजिटिव चार्ज और दूसरा क्या कहा? नेगेटिव चार्ज। ये दो तरह का चार्ज बता दिया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज किस लिए आया है? इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी से। और नेगेटिव चार्ज किस लिए आया है? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन से। मतलब चार्ज आता है किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से। चार्ज किसकी वजह से आता है? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से। प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं करना है, क्लियर ना। प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में बाउंड होता है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे हम जो है क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम कह रहे हैं कि दो तरह का चार्ज है और चार्ज आया किससे है? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। जिसपे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, जिसपे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, दैट इज नेगेटिव चार्ज कम हो गया है, तो कंपैरेटिवली वो क्या हो गया है? पॉजिटिव चार्ज बॉडी हो गई है। और जहां इलेक्ट्रॉन ऊपर से आए हैं तो नेगेटिव चार्ज लेके आए हैं, और नेगेटिव चार्ज लेके आए तो बॉडी कैसी हो गई है? नेगेटिवली चार्ज हो गई है, क्लियर। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। दूसरा, इट अपीयर्स, इट मतलब चार्ज, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से अपीयर होता है। और तीसरा क्या? लाइक चार्ज रिपेल एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट, क्लियर। कि लाइक चार्ज तो क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं, और अनलाइक चार्ज क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अभी और प्रॉपर्टीज है, हम आगे बढ़ रहे हैं। ये तीन प्रॉपर्टी लिखी, हम आगे बढ़ रहे हैं ना। इफ यू पीपल वांट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ठीक। आगे देखते हैं। अब और प्रॉपर्टीज में देखिए, जैसे है ना, एक प्लस दूसरे प्लस को क्या करेगा? रिपेल करेगा। एक माइनस दूसरे माइनस को क्या करेगा? रिपेल करेगा, ठीक है। लेकिन एक प्लस दूसरे माइनस को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। यही चीज माइनस से प्लस के लिए भी आप कह सकते हैं, ठीक है, कोई डाउट नहीं। जैसे हमने कह दिया
ए और बी दो चार्ज है और इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन है और है ना, अट्रैक्ट कर रहे हैं, अट्रैक्शन। और फिर हमने कहा कि बी और सी के बीच में भी क्या है, अट्रैक्शन है। ठीक है, क्लियर है ना। तो हमसे कहा गया कि ए और सी के बीच में क्या है, अट्रैक्शन या रिपल्शन, है ना। हमने कहा ये चार्ज पार्टिकल्स हैं, क्या है ये, चार्ज पार्टिकल्स। हमने कहा ए और बी अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो मान लो अगर ये प्लस का है तो ये किसका होना चाहिए, माइनस का होना चाहिए, तभी ये अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अब बी माइनस का है, ये बी माइनस का है, तो यहां अट्रैक्शन है, तो सी किसका होना चाहिए, प्लस का। क्लियर। अच्छा, तो ए किसका है, प्लस का, और सी किसका है, प्लस का। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा भैया, इन दोनों के बीच में तो क्या होगा, रिपल्शन होगा। इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन। क्लैरिटी। इसी तरीके से हम जैसे कहते हैं कि ए और बी के बीच में है रिपल्शन और बी और सी के बीच में भी क्या है, रिपल्शन, तो ए और सी के बीच में क्या होगा, क्लियर। तो ए और बी के बीच में रिपल्शन है, तो ये अगर प्लस का है तो ये भी क्या है, प्लस का, तभी रिपल्शन होगा। और बी अगर प्लस का है तो सी भी क्या होगा, फिर प्लस का, तभी रिपल्शन होगा। ठीक है, इसका मतलब ए और सी भी क्या है, दोनों प्लस के हैं, ए भी प्लस का है और सी भी क्या है, प्लस का। तो फिर यहाँ पे क्या आने वाला है, फिर यहाँ पे रिपल्शन ही आने वाला है। क्लैरिटी। तो इस तरीके से हम इनके बारे में चार्ज की प्रॉपर्टीज को डील कर रहे हैं। ठीक है, अब तक हमने इतना ही सीखा कि दो तरह के चार्ज हैं और लाइक चार्ज रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। दैट इज ओके। ठीक है, आगे देखें। अब यहां पे एक और बात कि ये एक ऑब्जेक्ट है ए, ये है बी, क्लैरिटी, ये ए और ये बी, ये एक न्यूट्रल बॉडी है, ठीक, न्यूट्रल, और ये भी एक न्यूट्रल बॉडी है। ठीक है, दोनों न्यूट्रल बॉडी है। इस पे चार्ज है 0, इस पे भी चार्ज 0 है। ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, तो इसका ये एक आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड समझ गए क्या, हाँ, आइसोलेटेड का मतलब हो गया जिसका किसी दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, ये दो ही बॉडी और तीसरी कोई बॉडी नहीं है, आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, तो इसका टोटल चार्ज जो है वो कितना है, 0, क्योंकि ये भी न्यूट्रल और ये भी न्यूट्रल। फिर क्या हुआ, फिर हमने कहा कि इस आइसोलेटेड सिस्टम में, ठीक है, ये ए और ये बी, और इस आइसोलेटेड सिस्टम में, ठीक है ना, यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, ये 1 इलेक्ट्रॉन, फिर अगेन इलेक्ट्रॉन, अगेन, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, डिफिशियंसी। इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होने से इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इस पे जो चार्ज आया उसको कहा +3e, इस पे जो चार्ज आया उसको क्या कहा, +3e। और इस पे जो चार्ज आया उसको क्या कहेंगे, प्लस का या माइनस का। क्योंकि इलेक्ट्रॉन आए हैं तो ये क्या हो गया, माइनस का, और ये हो गया -3e। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई कह रहे हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन का चार्ज देखो, ई जो होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, वो होता है -1.6 × 10 - 19 कूलम। ठीक है ना। अच्छा, कूलम जो है सबको मालूम है कि वो उसकी एसआई यूनिट है। कैसी यूनिट है, एसआई यूनिट है कूलम। ठीक है, यूनिट्स पे भी यही बात कर लेंगे। कूलम ऐसा यूनिट है। तो एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से इस पे नेगेटिव आया 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का, तो -3 इसका चार्ज हो गया, +3 इसका चार्ज हो गया। सॉरी, ये बी है ना, ये बी का चार्ज है। ठीक, अब इसका टोटल चार्ज जो होगा, टोटल चार्ज अभी जो आया है इसका Q, वो हो जाएगा QA + QB, जो कितना हो जाएगा, +3E -3E, नेट मिला के कितना, 0, नेट मिला के कितना, 0। तो ये इसका टोटल चार्ज जो है 0 है। देखो, तो यहां पे एक रूल बना, क्या बना कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज रिमेन
रिमेन्स कंजर्व, टोटल चार्ज क्या रहता है, कंजर्व रहता है। तो इस सिस्टम का जो चार्ज पहले था टोटल कितना था इन दोनों का मिला के 0, और इन दोनों का भी अभी कितना है 0, है ना। तो इसमें चार्ज को क्रिएट नहीं किया गया, बस इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से एक पे और दूसरे पे चार्ज आया, लेकिन सिस्टम का टोटल चार्ज कितना है, नेट चार्ज कितना है, 0 है। तो ये लाइन भी आपको लिखनी है नेक्स्ट पॉइंट में, ठीक है ना। ये नेक्स्ट पॉइंट में आपको लिख लेना है कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज रिमेन कंजर्व, कि आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज कंजर्व रहता है। अच्छा, तो यहाँ पे एक और चीज लिख सकते हैं, मान लो इसका मास था Ma और इसका मास था Mb, ठीक है। तो यहां से जब इलेक्ट्रॉन चले गए तो इसका मास हो गया Ma माइनस थ्राइस ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इस पे आ गया Mb प्लस थ्राइस ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसका मतलब ये कि जो बॉडी पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करती है, मतलब जिस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, अपीयर होगा, उसका मास तो क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन चले गए वहां से, ठीक है। और जो बॉडी नेगेटिव चार्ज एक्वायर करती है ना, जो बॉडी नेगेटिव चार्ज एक्वायर करती है उसका मास क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि उसके पास में इलेक्ट्रॉन आए हैं कहीं से, तो इलेक्ट्रॉन के आने से, है ना, मास क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के जाने से मास क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। तो इसका मास तो डिक्रीज हुआ है और इसका मास क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। इट इज ओके। तो आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, इफ अ बॉडी acquire positive charge then its mass decreases, and if a body acquire negative charge then its mass increases due to gain of electron. Clear? तो टिल नाउ ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से चार्ज आ रहा है। चार्ज किससे आ रहा है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। इलेक्ट्रॉन इधर से उधर गया और हम कहेंगे कि चार्ज आया या गया, ठीक है। ओके, यू कैन टेक ए शॉट, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक। नेक्स्ट अच्छा देखो, यूनिट के नाम पे अगर हम बात कहें, है ना, कि चार्ज की हमें यूनिट की ही बात करनी है, ठीक है। यूनिट का खेल भी समझ लें। देखो, वन कूलम को कैपिटल C से बताते हैं, स्मॉल c से नहीं। स्मॉल c से तो लाइट की स्पीड बताते हैं, ठीक है। हम कैपिटल C से इसको बता रहे हैं, 1 कूलम, और आई शुड राइट 1 कूलम, ठीक है, इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁹ ESU। ESU मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है। SU को लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁹ फ्रैंकलिन। भाई फ्रैंकलिन ने काम किया ना, तो फ्रैंकलिन के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो 1 कूलम इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है। और 1 कूलम को ही लिख सकते हैं 1/10 EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। तो ये 1 कूलम का वैल्यू है। उसमें भी ध्यान रखें, ये जो यूनिट है ये आपकी SI यूनिट है, ठीक है, और ये जो यूनिट है ये आपकी CGS की यूनिट है। क्लियर? तो यहाँ से आप 1 ESU कैलकुलेट कर सकते हैं इधर ले जाके, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। वैसे एटमोस्ट हम कूलम के साथ ही डील करेंगे, ठीक है। और आपको एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि जैसे हम करंट का डेफिनेशन पढ़ते हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए क्रॉस सेक्शन, है ना, ये करंट के बारे में पढ़ा है, I = Q/T, छोटी क्लास में पढ़ते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ समझनी कि Q जो है ये हो जाएगा I × T। Q क्या है, चार्ज, I क्या है, करंट, T क्या है, टाइम। तो करंट को तो हम मेजर करते हैं किसमें, एम्पियर में, और T को मेजर करते हैं टाइम में, तो सेकेंड हो गया ये तो, है ना, ठीक है। तो चार्ज की जो एक और यूनिट आती है वो है 1 एम्पियर × सेकेंड, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल्स टू 1 कूलम। इसका क्या मतलब हो गया,
कि अगर वायर में 1 एम्पियर का करंट पास हो रहा है, कितने का, एक वायर में 1 एम्पियर का करंट पास हो रहा है, कितने सेकंड तक, 1 सेकंड तक, तो उस वायर में कितना चार्ज गया है, 1 कूलम। समझ रहे हो कि ये वायर है, इस वायर में ये 1 एम्पियर का करंट पास हो रहा है, कितने सेकंड तक, 1 सेकंड तक, तो इस वायर में इस पॉइंट से इधर जो चार्ज गया है वो कितना गया है, 1 कूलम। तो एम्पियर और सेकंड दोनों फंडामेंटल यूनिट है ना, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में आती है, ठीक है। तो ये Q की डायमेंशन भी लिख सकते हैं, Q की डायमेंशन लिख सकते हैं A1 T1, ऐसे डायमेंशन फॉर्मूला लिखते थे ना MLT0 में, है ना। तो ये चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला है, चार्ज का क्या है ये, डायमेंशन फॉर्मूला। अब MLT की तो जरूरत है नहीं, इसमें है नहीं, ठीक है, लेकिन एम्पियर और टाइम है, सॉरी ML की जरूरत नहीं, T की तो है, ये टाइम दे रखा है, तो ये आपके पास में इसके ये यूनिट का खाका ये दिमाग में आपके रहना चाहिए, ठीक है। ओके, फर्दर इसको लिख सकते हैं आप, ठीक है। आगे एक और प्रॉपर्टी जिसमें हम लिखते हैं चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड, चार्ज ऑफ ए बॉडी इज क्वांटाइज, कि किसी भी बॉडी का चार्ज जो है क्वांटाइज होता है। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ, दैट इज ओके, चार्ज ऑफ अ बॉडी is Q is equals to plus minus NE. Q is equals to plus minus NE. Q equals to plus minus NE. इसका N क्या है भैया, N तो है इंटीजर। इंटीजर कहने से मतलब मेरा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, या होल नंबर कह लें आप। और E क्या है, E है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है, मैग्नीट्यूड लेना है उसका यहाँ पे, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, देखो एक बॉडी से जब चार्ज ट्रांसफर हुआ दूसरी बॉडी पे, ठीक है ना, ये ए से चार्ज ट्रांसफर हुआ तो ए से बी पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, तो कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, 1 2 3 4। जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा क्या होगा, या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, ऐसा थोड़ी ना कि 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए। अरे भाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो एज ए होल पूरा ट्रांसफर होगा, ना कि पार्शियल ट्रांसफर हो गया, इलेक्ट्रॉन के में तो आधा ही गया आधा इधर हूँ, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन एज ए होल कंप्लीट एंटिटी है ना, पूरा अपने आप में एक ही है, जाएगा तो पूरा जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे वो होल नंबर में ट्रांसफर होंगे, 1 2 3 4 5 6, या तो नहीं ट्रांसफर होंगे, ठीक है। तो जब होल नंबर में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो बॉडी पे जो चार्ज आएगा वो प्लस माइनस एनी की फॉर्म में ही आएगा, और जहाँ n 1 2 3 होगा। कल को कोई ये नहीं कह सकता कि किसी बॉडी का चार्ज जो है -2.5 E है। अब ये चीज़ गलत है, क्यों गलत है, देखो माइनस बताता है कि बॉडी ने इलेक्ट्रॉन गेन किए, ठीक है साहब, क्योंकि माइनस है ना चार्ज, नेगेटिव चार्ज कब आएगा, इलेक्ट्रॉन आए। और 2.5 ये बताता है कि उसने 2.5 इलेक्ट्रॉन गेन किया। अब ये तो एब्सर्ड हो गया, ये तो बिल्कुल सही नहीं है, क्यों, क्योंकि या तो 2 आते या 3 आते, ना कि 2.5, तो ये पॉसिबल नहीं है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि किसी बॉडी का चार्ज जो है +300 E है, या किसी बॉडी का चार्ज जो है -315 E है, ये दोनों ही पॉसिबल है। मतलब ये जिसका भी चार्ज है, 1 और 2 कर लेते हैं, ठीक है, ये Q1 जिसका भी चार्ज है, उस बॉडी का चार्ज पॉजिटिव है, इसका मतलब उस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, लूज किया है। इलेक्ट्रॉन चले गए उसके पास से, कितने चले गए, 300, कितने चले गए, 300। जबकि ये जो है इसने, ये जिस बॉडी का चार्ज है Q2 -315 E, माइनस मतलब उसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, गेन किया है। और कितने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, 315 इलेक्ट्रॉन को उसने गेन किया है। दैट इज द वे हाउ यू कैन राइट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है ना। तो ये कहा है कि बॉडी का चार्ज या तो प्लस होगा या माइनस होगा, या तो इससे इलेक्ट्रॉन आएंगे या जाएंगे, दो ही चीज होगी, या तो उसके पास इलेक्ट्रॉन आएंगे या फिर उसके पास इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ठीक है। लेकिन आएंगे या जाएंगे तो कितने आएंगे, जाएंगे इंटीजर की फॉर्म में जाएंगे, किसी फॉर्म में जाएंगे, इंटीजर की फॉर्म में। जैसे किसी ने कह दिया कि कैन अ बॉडी हैव चार्ज
-6.4 इंटू 10⁻⁻17 कूलम, क्वेश्चन मार्क। कि क्या किसी बॉडी पे इतना चार्ज हो सकता है? कितना? ये तो कैसे चेक करें? कैसे चेक करें भैया? हम चेक करते हैं, चूंकि ये माइनस है तो हमने माइनस वाला फॉर्मूला ले लिया, ये माइनस है नहीं। क्यू कितना दिया है उसका? -6.4 इंटू 10⁻⁻17, ठीक है। एन ई कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये ठीक है क्या? ठीक, इसका साइन नहीं रखा, मैग्नीट्यूड रखना था ना ये, ठीक है। तो ये देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये 1.6 से ये कैंसिल होगा, 4 हो जाएगा, और ये 19 इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ये n हो गया, तो n कितना आ गया? n आ गया 400। समझ रहे हो? क्या समझे? इसका मतलब उस बॉडी की ने n का वैल्यू उस बॉडी के लिए कितना आया है? 400 आया है। इसका मतलब उससे 400 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, और चूंकि उसका माइनस चार्ज है, इसका मतलब उस पर 4 इलेक्ट्रॉन आए हैं, 400 इलेक्ट्रॉन आए हैं उस ऑब्जेक्ट के पास 400 इलेक्ट्रॉन आए। क्या 400 एक इंटीजर है? यस। इसमें चलेंगे n 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 400 आ जाएगा, तो 400 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं। तो बॉडी का ऐसा चार्ज हो सकता है, कोई इशू नहीं है। यस, इसके आंसर में हम लिखेंगे यस इट इज पॉसिबल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर यही 400.26 आ जाता तो हम कहते हैं नहीं भैया 0.26 कैसे ट्रांसफर होगा? ट्रांसफर होगा तो पूरा होगा, नहीं तो नहीं होगा। समझे क्या? सो ये भी आप लिख लें, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। अब क्या करें कि पूरा फोकस समझने पे करें, ठीक है ना। लिखा हुआ सारा एक बोर्ड जब कंप्लीट हो जाएगा, है ना, आई विल गिव पार्ट ऑफ द सेकंड, ठीक है, और फ्यू सेकंड। सो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यूँ नहीं कि सारा काम लिखने में लगा रखा है, समझने का कोई मतलब नहीं है। जब तक बोर्ड पूरा नहीं भरता है आप समझिए तसल्ली से, ठीक है। और जब बोर्ड भर जाता है पूरा, ठीक है, तब आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ऐसे स्क्रीनशॉट की आपके पास स्लाइड्स हो जाएगी 4 5 6 7, ठीक है। और फिर उसको आप आराम से तसल्ली से कॉपी में फेयर कर लीजिए। समझ रहे मेरी बात? चलिए नेक्स्ट और प्रॉपर्टी देखें भैया चार्ज की। अच्छा, एक और चीज समझने की है कि क्या एक न्यूट्रल बॉडी एक चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है? न्यूट्रल बॉडी चार्ज बॉडी से अट्रैक्ट हो सकती है या उसको कर सकती है? तो जवाब होगा यस। जैसे मैंने कहा ये एक न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल, ठीक है, ये एक न्यूट्रल बॉडी, और यहां पे एक में ये चार्ज बॉडी लेके आया, प्लस 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 प्लस, माइनस लाना चाहो माइनस ला दो। अब जैसे ही मैं इसको इसके पास लाऊंगा तो ये क्या करेगा? अब ये न्यूट्रल बॉडी है ना, कंडक्टर ही ले लो, ठीक है। तो ये क्या करेगा? इस कंडक्टर का जो कंडक्टर है, ठीक है, मेटल है, इसका नेगेटिव चार्ज को ये अट्रैक्ट करेगा, तो नेगेटिव चार्ज इधर आने लगेगा इस प्लस से। ये प्लस इसके माइनस को अट्रैक्ट करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन खींच लिए, इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, ठीक है साहब। इलेक्ट्रॉन जब इधर आ जाएंगे तो यहां से नेगेटिव इधर चला जाएगा, तो ये कंपैरेटिवली पॉजिटिव हो जाएगा। समझ रहे हो कि पॉजिटिव क्यों हो गया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर चले गए। अच्छा, है अभी भी न्यूट्रल ही है, क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन इधर गए हैं है तो इसी के पास ना, इस स्फीयर के पास ही है वो इलेक्ट्रॉन, तो अभी भी जितना ये है जितना ये सब मिला के तो ये न्यूट्रल ही है। लेकिन क्या है, ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो गया, और इलेक्ट्रॉन जो थे यहाँ से इधर आ गए। इलेक्ट्रॉन जब इधर आ गए तो ये नेगेटिव हो गया, और इलेक्ट्रॉन के इधर आने से यहाँ पे पॉजिटिव क्रिएट हो गया। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की इधर डिफिशियंसी हो गई और इधर क्या हो गया? एक्सेस हो गया। लेकिन बॉडी अभी भी क्या है? एज ए होल न्यूट्रल है। क्लैरिटी? अब आप देखिए कि ये माइनस और ये प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, और ये प्लस और ये प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। क्लियर? लेकिन चूंकि ये माइनस वाला जो है इसके पास में है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कम है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है? ज्यादा है। तो इनके बीच की डिस्टेंस कम होने की वजह से ये एक दूसरे को क्या करेंगे? ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे एज कंपेयर टू रिपल्सन। जब डिस्टेंस कम होती है तो फोर्स बड़ा होता है, ये अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इनवर्स का स्क्वायर का लॉ है, आर स्क्वायर अपॉन में आता है इसमें, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि डिस्टेंस कम होने की वजह से ये फोर्स तो है स्ट्रांग और ये है वीक। तो अल्टीमेटली ये दोनों क्या करेंगे? अगर अट्रैक्शन बड़ा है
अगर अट्रैक्शन क्या है, बड़ा है, तो अल्टीमेटली एक दूसरे को अट्रैक्ट करने वाले हैं। जबकि बॉडी तो क्या थी, ये न्यूट्रल, और ये क्या थी, चार्ज। ठीक है, तो एक न्यूट्रल बॉडी एक चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है, यस। तो मैंने कहा कि अगर इसको यूज क्या करना है, ठीक है ना, कहीं न्यूमेरिकल में हो तो यूज ये करना है कि ये बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है, मैंने कहा कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, चलो ठीक है, और ये एक C है और ये एक D है, मैंने कहा ये दूसरे को रिपेल कर रही है, समझ रहे हो। तो ये कि इस केस में तो मैं श्योर हूं कि ये एक दूसरे को रिपेल कर रही है, इसलिए मैं श्योर हूं कि ये दोनों ही चार्ज बॉडी है। देखो मैं चार्ज पार्टिकल की बात नहीं कर रहा हूं, चार्ज बॉडी की बात कर रहा हूं, इट इज स्फीयर, ओके, है ना। तो ये क्या है, ये एक दूसरे को रिपेल कर रही है, इसका मतलब इन दोनों के पास चार्ज है, लाइक चार्ज है, या तो इसके पास प्लस है तो इसके पास भी प्लस है, और या इसके पास माइनस है तो इसके पास भी माइनस है। ये चीज का हमारे पास डिसीजन हुआ कि या तो दोनों के पास प्लस है या दोनों के पास क्या है, माइनस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। लेकिन इस केस में अगर मैं कह रहा हूं कि अट्रैक्शन है, तो या तो इसके पास प्लस है या इसके पास माइनस है। पहला केस भाई, या तो इसके पास प्लस है तो इसके पास क्या है, माइनस, या फिर इसके पास माइनस है और इसके पास क्या है, प्लस, या फिर ये न्यूट्रल है और ये क्या है, प्लस या माइनस, कुछ भी, ठीक है, और या फिर ये न्यूट्रल है और इसके पास क्या है, प्लस या माइनस, क्योंकि न्यूट्रल बॉडी भी तो अट्रैक्ट कर सकती है। तो और जबकि इसमें या तो ये प्लस है तो ये भी प्लस है, और ये माइनस है तो ये भी माइनस है, दो ही केस है, समझ रहे हो। तो जब मैं कहता हूं कि दो बॉडी रिपेल कर रही है, देन आई एम डैम श्योर कि दोनों ही चार्ज बॉडी है। और जब मैं कहता हूं कि दो बॉडी अट्रैक्ट कर रही है, देन आई एम नॉट श्योर कि बोथ आर चार्ज। हो सकता है एक न्यूट्रल हो सकता है क्या हो, एक न्यूट्रल हो। तो ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है ना। ये इसका ये न्यूमेरिकल वर्जन है, यूं समझ लीजिए, ठीक है ना। कि आगे कभी आता है कि एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, देन आपको ओपन स्पेस रखना है माइंड में कि अट्रैक्ट कर रहे हैं मतलब एक न्यूट्रल भी हो सकता है, जरूरी नहीं अट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या हो, अट्रैक्ट कर रहे हैं तो चार्ज ही हो। जैसे समझे, जैसे ये मैग्नेट में केस में करते हैं कि नहीं करते हैं, ये मैग्नेट है ना, ये बार मैग्नेट है, अब ये आयरन है और ये मैग्नेट है ना। तो मैग्नेट इसको क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, मैग्नेट इसको क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, क्लियर है ना। लेकिन रिपेल तो नहीं करेगी ना। लेकिन अगर ये रिपेल कर रही है, मान लो ये इसको रिपेल कर रही है, इसका मतलब दोनों ही क्या है, बोथ आर मैग्नेट, समझ रहे हो। क्योंकि रिपेल कब करता है, या तो दोनों नॉर्थ सामने आ जाएंगे या साउथ सामने आ जाएंगे तो रिपेल करेगा। तो दोनों मैग्नेट एक दूसरे को रिपेल कर रही है, दोनों ये ऑब्जेक्ट एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों मैग्नेट है। लेकिन अगर अट्रैक्ट कर रहे हैं तो हो सकता है या तो दोनों हो मैग्नेट साउथ नॉर्थ, तब भी अट्रैक्ट करेंगे, और या फिर एक आयरन हो और एक मैग्नेट हो तब भी अट्रैक्ट करेंगे। तो ये दोनों अट्रैक्शन के केस है और ये रिपल्शन केस है। तो रिपल्शन इज अ बेसिक प्रॉपर्टी जो चार्ज की प्रॉपर्टी कही जा सकती है एज कंपेयर टू अट्रैक्शन। अट्रैक्शन तो न्यूट्रल बॉडी में भी हो रहा है, क्लियर ना, गेटिंग माई पॉइंट। कैन आई हैव शॉर्ट, ले लो ये, ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट प्रॉपर्टी चार्ज की नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसमें हम ये कहते हैं कि चार्ज इज स्केलर। चार्ज क्या है, स्केलर। अब स्केलर होने का क्या मतलब है, स्केलर होने का मतलब ये है कि जब आप टोटल चार्ज निकालेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ उनका सम ही करना है, किसका, जितने भी चार्ज हैं उसका सम ही करना है। कोई वेक्टोरियली ट्रीट नहीं करना है कि डायरेक्शन देखनी है, ऐसा देखना नहीं। जैसे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है और इस पर 3 कूलम है, कितना है, 3 कूलम प्लस 3 कूलम। मैंने इसको चार्ज दिया ये, ठीक है, मान लो माइनस का 6 कूलम। अब इसका टोटल चार्ज कितना हो गया, टोटल चार्ज हो जाएगा 3 कूलम प्लस का माइनस का 6 कूलम, दैट इज इक्वल टू माइनस 3 कूलम। अब इसका टोटल माइनस 3 कूलम हो जाएगा। क्लैरिटी। अगर मान लो माइनस का 3 कूलम का कोई ऑब्जेक्ट है और इसको मैंने प्लस का 5 कूलम दे दिया, ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसका चार्ज हो जाएगा माइनस का 3 कूलम प्लस का 5 कूलम, दैट इज इक्वल टू 2 कूलम।
साइन तो लेना ही पड़ेगा, प्लस का है तो प्लस का लेना, माइनस का है तो माइनस का लेना। ये प्लस का 2 कूलम हो गया। या यूं मान लो ये प्लस का 2 कूलम है और इसको मैंने बाहर से ला के दिया, फिर माइनस का 1 कूलम, तो अब इसका कितना हो गया, अब इसका हो गया प्लस का 2 कूलम माइनस का 1 कूलम, दैट इज इक्वल टू 1 कूलम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो ये स्केलर होने का मतलब ये है कि आप उसमें चार्ज ऐड करते जाएं, चार्ज ऐड करते जाएं, ठीक है, लेकिन साइन का ध्यान रखना है, साइन का ध्यान रखना है, दैट इज ओके। ठीक, एक और अच्छा पॉइंट जिसको हम कहें कि चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज कैसा है? इनवेरिएंट। ठीक है, ये एक फर्दर प्रॉपर्टी, बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी। अब इनवेरिएंट का क्या मतलब है? क्लियर कि चार्ज इनवेरिएंट है, इसका क्या मतलब है? तो हमने कहा कि देखो ये जैसे है ना, ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m0, ये रेस्ट है, रेस्ट में है ऑब्जेक्ट, तो इसका जो रेस्ट मास है, रेस्ट मास वो है भैया m0। रेस्ट मास कितना है? m0। और फिर इसको मूव करते हैं, ये मूव कर रहा है v स्पीड से, और स्पीड बहुत ज़्यादा है लाइट के पास में, ठीक है, तो इसका जो मास हो जाता है वो m हो जाता है, इससे चेंज हो जाता है। और कितना हो जाता है? ये हो जाता है m इज इक्वल टू m0 1 माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर का रूट, जहाँ c क्या है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड लाइट की स्पीड है। किसकी स्पीड है? लाइट की स्पीड है ना। अच्छा, ये किसने दिया था? ये कहाँ से आया है? देखो उसके तो बॉदरेशन लेनी नहीं है, यह आइंस्टीन की थियोरी ऑफ रिलेटिविटी से आया है ना। और थियोरी ऑफ रिलेटिविटी में आइंस्टीन ने बताया था कि जब ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसका मास चेंज हो जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको हम डायनामिक मास बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? डायनामिक मास। डायनामिक मास मतलब जब बॉडी मूव कर रही तब का मास। क्लियर? तो डायनामिक मास जो है, तो तुम कहोगे कि सर हम मूव करते हैं हमारा मास भी चेंज होता है क्या? अरे होता कहाँ से भैया, ये सी स्क्वेयर है 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर, तो 10⁻16 आ गया यहाँ पे, लगभग 17 है 10⁻17। तो स्पीड, हमारी स्पीड तो, या ट्रेन की स्पीड या बस की स्पीड या एरोप्लेन की स्पीड बहुत कम होती है, तो ये डिवाइड होकर ये क्वांटिटी v स्क्वायर सी स्क्वायर अल्टीमेटली 0 हो जाती है, और ये m इक्वल टू m0 ही रह जाता है। तो फिर जब लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है, मान लो 3 इंटू 10⁻6 इस ऑर्डर में ऑब्जेक्ट की स्पीड, सॉरी ऑब्जेक्ट की स्पीड इस ऑर्डर में होती है ना, जिसको बोलते हैं रिलेटिविस्टिक रीजन। आपको रिलेटिविस्टिक रीजन क्या होता है? जब ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड के आसपास स्पीड से जाता है, ऑब्जेक्ट की स्पीड ज़्यादा है और लाइट की स्पीड के आसपास है, तब उस रीजन को क्या बोलते हैं? रिलेटिविस्टिक रीजन। तो रिलेटिविस्टिक रीजन में ये फॉर्मूला डोमिनेंट होता है और ये चेंज अप्रिशिएबल होता है, ये दिखाई देता है ये। तो यहाँ पे जो है मास जो है, मास इज वेरिएंट। वेरिएंट मतलब वैरी करता है, समझ रहे हैं? और हम लिख रहे हैं चार्ज इज इनवेरिएंट, मतलब चार्ज इन इनवेरिएंट मतलब इसका चार्ज Q था, तो इसका चार्ज भी क्या रहेगा? Q ही रहेगा। तो चार्ज वेरी नहीं करता है, चार्ज डज नॉट वेरी विद स्पीड। क्लियर? चार्ज डज नॉट वेरी विद स्पीड, चार्ज स्पीड के साथ वेरी नहीं करता है, ये है चार्ज डज नॉट वेरी विद स्पीड। फिर दिमाग में आता है सर ऐसी और कोई फिजिकल क्वांटिटी है क्या जो वेरी करती है? बहुत सारी है। जैसे ये एक रॉड है ना, और इस रॉड का लेंथ है L0। रॉड का लेंथ क्या है? L0, ठीक है। रॉड रेस्ट में है, रॉड क्या है? रेस्ट में। अब रॉड को मूव किया, ठीक है, अलोंग द लेंथ, ये v स्पीड से जा रहा है ऐसे, और इसकी लेंथ मेजर की, ये आ जाती है L, चेंज हो गई साहब। और L कितना होता है? L होता है L0 1 माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर। इसको बोलते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कि भैया लेंथ चेंज हो गई, लेंथ क्या हो गई? चेंज, और चेंज हो गई कॉन्ट्रैक्ट हो गई, मतलब लेंथ क्या हो गई है? डिक्रीज हो गई है। लेंथ क्या हो गई है? डिक्रीज, लेंथ कम हो गई है ना। मास तो बढ़ गया था, अगर आप कैलकुलेट करेंगे ना तो m इज ग्रेटर देन m0, ठीक है।
और एल को कैलकुलेट करेंगे तो लेस देन एल नॉट, क्योंकि ये क्वांटिटी देख रहे हो ना, ये क्वांटिटी 1 से कम आने वाली है, ये रूट में जो 1 से कम आने वाला है, ठीक है। तो लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, इसको बोलते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्ट। मान लो ये 1 मीटर की रॉड है और 1 मीटर की रॉड को हाई स्पीड पे ले जा रहा है 10 to the power 6 7, तो वो 1 मीटर की रॉड 1 मीटर से छोटी दिखाई देगी। 100 सेंटीमीटर है ना 1 मीटर, तो 100 सेंटीमीटर से छोटी, मतलब 99 पॉइंट समथिंग सेंटीमीटर है ना, लेकिन 100 से छोटी, दैट इज कॉल्ड व्हाट, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर? तो ये चार्ज इज इनवेरिएंट, ठीक है। ओके, फर्दर हटाएं इसको। अच्छा, 3 और टर्म हैं। एक तो है लीनियर चार्ज डेंसिटी और एक है चार्ज डेंसिटी और एक है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब ये एक रॉड है L लेंथ की और इस पे चार्ज है कितना, Q, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी कहलाएगा Q बाई L, जिसको कहते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, है ना। L लेंथ पे चार्ज कितना है Q, यूनिट लेंथ पे कितना है Q बाई L, ये Q बाई L ही क्या कहलाता है, लैम्डा, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी में मान लो ये एक सरफेस है और इस पूरे पे चार्ज दे रखा है कितना, Q, ठीक है। एरिया इसका कितना है A, तो Q बाई A ये कहलाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, Q बाई A क्या कहलाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। क्लियर? इसके बाद में एक है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। मान लो आपके पास में ये क्यूब है, ठीक है, और क्यूब का वॉल्यूम है V, और इस क्यूब में पूरे में ही हमारे पास क्या है, इस क्यूब में पूरे में ही हमारे पास क्या है, चार्ज है, ठीक है। इस क्यूब में पूरे में हमारे पास क्या है, चार्ज है। कितना चार्ज है, मान लो Q कह दिया, है ना। तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, ठीक है। तो ये इस चैप्टर में डिटेल में डील करने हैं, लेकिन अभी क्यों लिखें, अभी इसलिए लिखें कि देखो ये जो चार्ज है, ये जो Q लिखा है, ये तो इनवेरिएंट है, ये तो क्या है, इनवेरिएंट, चार्ज तो चेंज होगा नहीं हाई स्पीड पे, लेकिन लेंथ तो वेरी करती है, लेंथ तो क्या करती है, वेरी करती है। लेंथ वेरी करेगी तो लैम्बडा भी क्या हो जाएगा, वेरी कर जाएगा। लेंथ अगर वेरी करेगी तो एरिया भी वेरी कर जाएगा, और लेंथ अगर वेरी करेगी तो वॉल्यूम भी वेरी कर जाएगा। तो लैम्बडा, सिग्मा एंड रो आर वेरिएंट while charge is invariant। समझ रहे हो? या यूं कहते हैं कि चार्ज डेंसिटी लैम्बडा, सिग्मा एंड रो आर वेरिएंट। चार्ज डेंसिटी तो वेरी करती है, लेकिन चार्ज जो है क्या करता है, इनवेरिएंट रहता है। क्यों? अच्छा, ये चार्ज डेंसिटी क्यों वेरी करेगी, क्योंकि L वेरी कर रहा है, A वेरी कर रहा है। भाई लेंथ तो वेरी कर ही रहा था लेंथ कॉन्ट्रैक्शन से, तो जब लेंथ वेरी करेगा तो एरिया भी चेंज हो जाएगा, और एरिया चेंज होगा तो वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। क्लैरिटी? समझ रहे हो? हटाएं इसको। चलो एक और पॉइंट, एक और पॉइंट जिसको हम कहते हैं, ये प्लस चार्ज, ये भी प्लस चार्ज और ये प्लस चार्ज, तीनों में डिफरेंस। ये तो है रेस्ट में, ये है मोशन में। वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट, तो एक्सेलेरेशन कितना, 0, और इसकी वेलोसिटी है नॉट कांस्टेंट, तो एक्सेलेरेशन कितना है, नॉन जीरो, ठीक है। तो ये तो मोशन में है, और ये भी मोशन में है, ठीक है, और ये रेस्ट में है। तो हमने कहा जब चार्ज रेस्ट में होता है
देखो हमने कहा एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता है, तो कैसे फोर्स लगा देता है, अट्रैक्शन रिपल्शन कैसे लगा देता है, वो लगाता है फील्ड के थ्रू। किसके थ्रू? फील्ड के थ्रू, है ना। फर्दर चैप्टर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा हम फील्ड की तरफ जाएंगे। तो जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड होता है ना, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कि एक पॉइंट मास के चारों ओर, उसके चारों ओर एक क्या था, एक था ग्रेविटेशनल फील्ड, और यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज के चारों ओर क्या होगा, पॉइंट चार्ज के चारों होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके चारों ओर है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके चारों ओर इसका खुद का फील्ड है जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब चार्ज जब मोशन में होता है ना, तो उसके चारों ओर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्यों भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड तो चार्ज की वजह से है ही है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आया भाई? चार्ज जब मोशन में होगा तो चार्ज जब मूव करता है तो क्या आती है, करंट, और करंट जो होती है, करंट जहाँ होती है वहाँ पे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। हम छोटी क्लास में एक्सपेरिमेंट पढ़ते थे जिसमें एक कील लेते थे ऐसे नेल, और उसके ऊपर ऐसे वायर की वाइंडिंग कर देते थे, यानी, और फिर उस वायर में करंट पास करते थे। करंट पास करते थे, जैसे इसमें करंट पास होती थी, अब ये जो बड़ी वाली नेल है, कील है, इसके ऊपर छोटी सी ऑलपिन लाते थे, ये चिपक जाती थी। क्यों? क्योंकि ये मैग्नेट बन जाती थी। क्या बन जाती थी? मैग्नेट। तो जहाँ करंट है वहाँ मैग्नेट बन जाती है, या मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसके चारों ओर भी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? और इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, और इसके साथ में इससे रेडिएशन निकल रहा है। कौन सा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किससे बनी होती है? फोटोन से। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, एक्सेलरेटेड चार्ज रेडिएट्स। एक्सेलरेटेड चार्ज क्या करता है? रेडिएट करता है। देखो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, दोनों मोशन में है, लेकिन इसका एक्सेलरेशन 0 है और इसका एक्सेलरेशन क्या है, नॉन जीरो। तो भैया ये जो है मैक्सवेल ने बताया था, मैक्सवेल है ना, मैक्सवेल ने बताया था कि मैक्सवेल के अनुसार कि ये जो एक्सीलरेटेड चार्ज होता है वो रेडिएट करता है, उससे फोटोन बाहर निकलते हैं और इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं। तो ये 3 प्रॉपर्टी भी ध्यान रखनी है कि कब इलेक्ट्रिक फील्ड है, कब मैग्नेटिक फील्ड है और कब इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के साथ में रेडिएशन है। ठीक है, तो इस तरह से ये चार्ज की प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, ये लेक्चर 1 हो गया अपना। ठीक, और सारी प्रॉपर्टी आ गई लगभग जो जो काम की थी। ठीक है, दूसरा इसके बाद जो हम चालू करेंगे लेक्चर 2 में वो रहेगा कूलम फोर्स, और वहां से न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, कूलम फोर्स। ठीक है, तो आपको जो भी आपका पीडीएफ मिलता है ना, उस पीडीएफ में आप कूलम फोर्स थोड़ा पढ़ के रखिए तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, ओके, दैट्स इट फॉर लेक्चर 1। थैंक यू।